हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और मैं आपको करा रहा हूं इस समय न्यू सीरीज जो मैंने बनाई है, ये वाला न्यू स्पेशल सीरीज। ये सीरीज आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में आपको कम से कम 40 मार्क्स कंप्लीट करवाएगा ये सीरीज। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को सीखें, क्योंकि ये सीरीज आपको सिखाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आता है और आपको ये कन्वर्ट करना होगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आपको बाकी सारी चीजें पता ही हैं, क्योंकि आप चैनल को बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और चीजों को समझते रहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th के ऑल सब्जेक्ट, क्लास नंबर 12th का इंग्लिश में आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे ही बने रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को सीखेंगे और करेंगे प्रैक्टिस तो अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में आप प्राप्त कर सकते हैं 90+ मार्क्स। ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि आप चीज़ों को सीखिए और चीज़ों को सीखकर उनकी करिए आप प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतने अच्छे नंबर आप बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। कुछ और डिस्कस करना बाकी है आज आपके साथ, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने कुछ और डिस्कस किया था, आज उसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास नंबर 12th है ये वैसे अगर बात करी जाए तो, लेकिन मेरा स्वयं का मानना यह है कि ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना प्रत्येक क्लास के लिए अनिवार्य होता है और उन्हें सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप 9th 10th 11th 12th के बच्चे इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये पार्ट नंबर 5th में आज आपको दूंगा। न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग ये आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पता ही है। और ये कम से कम आपके जो यूपी बोर्ड रहेगा ना, आपका जो यूपी बोर्ड रहेगा 2026 में जो एग्जाम देंगे आप, तो ये वाला सीरीज आपको 40 मार्क्स कंप्लीट करवाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से करना है। हमारा चल रहा था पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्या होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस, और यहां लिखा है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। और मैंने आपको जो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के जितने भी सब पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के जितने भी सब पार्ट होते हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में उसको कंप्लीट कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट के पार्ट्स। जो प्रेडिकेट सा होता है ना, उसके कुछ हिस्सों का हम आज वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आप उसके सारे पार्ट्स सीख गए होंगे सब्जेक्ट के। आज हमें सीखना है प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं। पार्ट्स नंबर 1 होता है उसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, दूसरा होता है मेन वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, और चौथा होता है प्लेस, और पांचवा होता है टाइम। ठीक है, तो आइए 5 पॉइंट हैं और ये पांचों पॉइंटों हमें अच्छे से डिस्कस करने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रो बना देते हैं ताकि हमें इधर नहीं आना है, और ये तुम्हारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट लेते हैं आज हम। पहला पॉइंट कहता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। ठीक है, अब इसको अगर हम कहें तो इसको हम सहायक क्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो अब ये होती क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और चीजों को सीखने की अच्छे से कोशिश करेंगे। कह सकते हैं जिन वाक्यों के द्वारा, जिन वाक्यों, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा वाक्य को पूरा किया जाता है, जिन शब्दों के द्वारा वाक्य को पूरा किया जाता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। या जो हेल्पिंग वर्ब है ना, आप उसको शॉर्ट में HV बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? HV। शॉर्ट में आप इसको HV भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करें इसके एक एग्जाम्पल की, वो सुनिए। हम कहें
राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। तो हमें अगर इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो सबसे पहले आपने देखा होगा पीछे लिखा है, क्या लिखा है जो वर्ड है ना वही इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जैसे अब इसको बनाएंगे तो राम इज जो आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है, राम इज। अब गो में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहा है। मैंने आपको बताया जब कभी वाक्य में रहा रही रहे आ जाए तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लेना है। अगर पीछे का जो पहचान रहेगा है इसमें तो है का स्पेलिंग इज होता है, था होता तो वॉज होता। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है और आपको दिमाग में डाल लेना है। अगर जिन वाक्यों में रहा रही रहे आ जाए तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी लेना ही लेना है। ठीक है बच्चों, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। तो हमने सीखा इसमें कि जो एचवी है ना वो हमारे पास है, क्या एचवी है हमारे पास, इज है इस टेंस का एचवी। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब बात ये आती है कि जो एचवी होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको उन पे भी एक नजर डाल देते हैं और आपको उनके बारे में भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले जो टेंस होता है वो प्रेजेंट होता है आपके पास। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट टेंस में जितनी भी एचवी आती हैं वो किस प्रकार से होती हैं उनको समझिए आप। तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट टेंस में जो एचवी देखी होगी वो कहां से स्टार्ट होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले आपको डू मिला होगा, डज मिला होगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा फिर मिलेगा आपको इज, एम, आर। ठीक है, इज एम आर हो गया। उसके बाद मिलेगा आपको हैज, हैव मिलेगा, हैज हैव मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? हैज बीन मिलेगा और मिलेगा हैव बीन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एच वी है ये तुम्हारी है किसकी? प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, ये सारी एच वी प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा पास्ट टेंस। कौन सा टेंस आता है बच्चों? पास्ट टेंस आता है। अब पास्ट टेंस की जो एच वी है वो किस प्रकार रहेंगी उनको समझिए। सबसे पहले आपको डिड मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा? डिड मिलेगा। उसके बाद वॉज मिलेगा, वर मिलेगा, वॉज वर हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा हैड, ठीक है, और मिलेगा हैड बीन। क्या मिलेगा? हैड बीन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगी तुम्हारी पास्ट की एचवी। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है और एक बार में सीख लेना है कि एचवी क्या क्या होती है। उसके बाद हमारा रह गया फ्यूचर। क्या रहेगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस रह गया। अब फ्यूचर टेंस की क्या क्या एचवी होती है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्यूचर टेंस की एचवी सबसे पहले आपको एक शब्द मिलेगा विल। उसके बाद आपने देखा होगा सेल भी होता है उसका एचवी। ठीक है, उसके बाद विल बी या सेल भी देखा होगा आपने। ठीक है, उसके बाद देखा होगा आपने विल हैव या सेल हैव देखा होगा। उसके बाद विल हैव बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। तो ये कुछ एचवी थी जो तुम्हारे टेंस को इंडिकेट करती हैं, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। तो ये पहला जो पॉइंट था तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है जिन शब्दों के द्वारा वाक्य को पूरा किया जाता है उसे हम एचवी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बाकी मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको सारी बता दी है। ये भी बता दिया हिंदी में है जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और इंग्लिश में जो इज आ रहा है वो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और सारी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको दे दी है। आप इनको एक बार बहुत अच्छे से समझें और चीजों को सीखने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, अगला जो पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2 रहेगा हमारे पास। वो क्या रहेगा? यहां से लेते हैं मेन वर्ब। क्या रहेगा? मेन वर्ब रहेगा। अब जो मेन वर्ब है वो क्या चीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब का जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा किसी काम, किसी काम
का होना, किसी काम का होना पाया जाए, पाया जाए, किसी काम का होना पाया जाए या करना पाया जाए, ठीक है, तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे मेन वर्ब, और हिंदी में इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। ये समझ में आ गया आपके? अब बात ये करें कि अगर इसकी हम पहचान भी लिखना चाहें तो हम पहचान भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमें पता पड़ेगी कि जिन वाक्यों के द्वारा किसी काम का करना या होना, करना लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे, काम का करना या होना पाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक पहचान अगर तुम चाहो कि सर ये तो सीधा सीधा बात हो गया, लेकिन अगर इसकी एक अच्छी पहचान अगर आपको मिल जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे। तो चलिए एक पहचान लिख देते हैं। इसकी पहचान क्या कहती है? पहचान समझिए कि इनके बाद में जो शब्द हैं, इनके बाद में आपको एस या ईएस, आपने देखा होगा किसी टेंस में आता है कि वर्ब में एस या ईएस ऐड करना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, एस या ईएस, और क्या क्या हो सकता है? ईडी हो सकता है, ईएन हो सकता है, ईडी और टी हो सकता है, टी भी आता है, जैसे लरेंट होता है ना, तो लरेंट में टी आता है और ईडी भी आता है। ठीक है, ऐसे शब्द एन ई, उसके बाद जी एच टी, ठीक है, उसके बाद आई एन जी, ठीक है, एटसेट्रा, और भी चीजें हो सकती हैं, और भी चीजें आ सकती हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये सारी चीजें जो वर्ब होता है उसमें ऐड की जाती हैं। ठीक है, फॉर्म बदलने के लिए या फॉर्म को पहचानने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें इन अक्षरों का प्रयोग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वर्ब होती है ना, लिख देता हूं, इनकी एक मुख्य पहचान होती है। वो क्या होती है? देखो बताता हूं कि इनके अंत में ना, नी, ने की आवाज, साउंड जानते हो ना, आवाज आती है, आवाज आती है, ना, नी, ने की आवाज आती है। ठीक है, जैसे मैं एक स्पेलिंग लिखूंगा गो, उसके बाद वेंट, और उसके बाद गॉन, और मैं फोर्थ फॉर्म भी लिख देता हूं गोइंग। अब इसका मतलब क्या है? इन सबका 1 2 3 4, इन सबका मतलब है जाना। क्या है? जाना। तो क्या आ रहा है? ना आ रहा है। देखिए, अब ड्रिंक होता है, ड्रिंक, पीना होता है, पीना, लास्ट में क्या आया? ना। टेक, लेना होता है, पीछे क्या आया? प्ले, खेलना, खेलना होता है, स्लीप, सोना। मतलब आपको जितने भी एक्शन वर्ड्स मिलेंगे सबके पीछे ये जो ना है ना, ना, ये आएगा, ये इसका साउंड आएगा। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे तुरंत कि साहब नानी ने आ रहा है बाद में, आवाज में, साउंड में, तो आपको उसका जो अर्थ जब निकालेंगे तो आपको ये वाले वर्ड्स आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेन वर्ब जो था इतना ही था, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, आप इसको बहुत अच्छे से पहचान पाए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो होता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें जो भी डिस्कस रहेगा, जो भी डिस्कस मैं आपके साथ कर रहा हूं, आपको बहुत इसको केयरफुल होकर वॉच करना है, चीजों को समझना है और समझकर पहचान कर उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, आपको याद ही करना है ये सारी चीजें। उसके बाद अब क्या है कि जो कर्म होता है ना, जो कर्म होता है कि कर्ता, जो कर्ता होता है ना, सब्जेक्ट, कर्ता जिस कार्य या काम, कर्ता जिस कार्य या काम को करता है, मतलब करता है,
कर्ता जिस काम या काम कर सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, एक ही बात है। कार्य या काम को करता है, कार्य या काम को करता है, कार्य या काम को करता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो दो प्रकार क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो पहला होता है तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक। और नंबर 2 पे तुम्हारा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये होते हैं दो ऑब्जेक्ट। अब दोनों ऑब्जेक्टों के विषय में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप, चलो मैं यही कर देता हूं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो होते हैं हमारे निर्जीव। क्या होते हैं? ये निर्जीव होता है। क्या होता है? आगे बात करें तो निर्जीव होता है। ये क्या होता है? निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। और ये इनडायरेक्ट होता है, ये सजीव होता है। क्या होता है? सजीव। तो आपको ये पता पड़ गई निर्जीव और सजीव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें क्या होती हैं वो चीजें। सबसे पहले हम बात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं? जो सजीव होता है उसी को ले लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये होता क्या है उसको समझिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। तो उसके बारे में अगर आपको समझना है तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिन शब्दों से सजीव, जिन शब्दों से सजीव का बोध हो, क्या हो? सजीव का बोध हो। जो सजीव रहेगा उसका बोध हो तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसमें होते क्या, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मी होता है, मी अस होगा। जो मी है वो अस होगा। ठीक है, मी अस। उसके बाद योर, ठीक है, योर। उसके बाद यू। उसके बाद तुम्हारा हो सकता है हर, हिम हो सकता है, हर और हिम। ठीक है, उसके बाद और लेना चाहें तो और ले सकते हैं। ठीक है, नेम हो सकते हैं, जितने भी नेम होते हैं, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। ये सब क्या है तुम्हारे? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं जो सजीव होते हैं। ठीक है, तो आप इसका करिए, जब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आगे वाला जो पॉइंट्स कराऊंगा तो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मुझे जगह को रफ करना पड़ेगा आगे का काम कराने के लिए। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे इसे करा पाऊँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, लीजिए आप स्क्रीनशॉट जब तक। चलिए अब कराते हैं आगे का पॉइंट। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, कौन सा पॉइंट पढ़ा अभी आपने पढ़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पढ़ाते हैं आपको इसी का पॉइंट नंबर 2 है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ये कैसे होते हैं? ये निर्जीव होते हैं। कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं बच्चों ये। ठीक है, अब ये निर्जीव होते हैं तो अब इसको और कैसे इंडिकेट कर पाएंगे हम? ठीक है, देखते हैं कि जिन शब्दों से निर्जीव का बोध हो, निर्जीव का बोध हो,
उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसका एक चलो एग्जांपल भी बता देता हूं मैं आपको। अब निर्जीव से मतलब क्या है? निर्जीव से मतलब ये है जो चीज जहां पड़ी है, जो चीज जहां पड़ी है वो पड़ी रहे। निर्जीव का मतलब उसके अंदर जीव ना होना, मृत होना। मतलब जो चीजें जहां पड़ी रहती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती हैं, उन्हें हम कहते हैं निर्जीव। ठीक है, जैसे अब देखो पेन होता है, पेन क्या होता है? पेन। अब पेन, मार्कर, टेबल, चेयर, जो भी है, जो वस्तुएं जहां पड़ी है वही पड़ी रहेंगी, ये निर्जीव है। जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, ठीक है, फैन हो गया, बहुत सारी जो वस्तुएं बिल्कुल जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहें, उन्हीं को हम निर्जीव कहते हैं, एटसेट्रा आदि। आप और भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, बस आपको चीजों को समझना है, 100 चीजों को सीखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? अब हमने आपको ऑब्जेक्ट करा दिया पूरा कंप्लीट, मेन वर्ब हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब रह गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा क्या? वो है प्लेस। क्या है बच्चों? प्लेस है, प्लेस। अब प्लेस के बारे में जानकारी लेते हैं। अच्छा, प्लेस होता क्या है? प्लेस होता है स्थान। क्या होता है बच्चों? स्थान होता है प्लेस। तो उसके बारे में जानकारी तो बहुत इजी होती है कि जिन शब्दों से स्थान का बोध हो, उसे प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेस कहते हैं। भैया जिन शब्दों से किसी स्थान के बारे में अगर आपको सूचना मिल रही है, तो वो जो स्थान है ना, वही क्या है? तुम्हारा प्लेस है। क्या है बच्चों? प्लेस है। एग्जाम्पल पे आप लिख ले देते हैं, जैसे अलीगढ़, आगरा, ठीक है, अलीगढ़, आगरा, दिल्ली, मीरठ, उसके बाद एटसेट्रा जितनी भी जगह हैं, आप जितनी भी जगहों का नाम लेंगे सब क्या है? वो एक प्लेस है, एक जगह है। ठीक है, तो आप ऐसे प्लेस को आसानी से पहचान पाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 इज कंप्लीट। 5th की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? वो है तुम्हारा टाइम। क्या है बच्चों? TIME, टाइम। और टाइम क्या होता है? आपको पता है, वो होता है समय। क्या होता है बच्चों? समय होता है। तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये भी क्या चीज है। समय कह सकते हैं जिन शब्दों से समय होता है ना, जिन शब्दों से समय का बोध हो, उसे टाइम कहते हैं। तो आपने सीखा कि साहब जिन शब्दों से हमें समय का पता लग जाए, वो शब्द किस लिए आ रहे हैं और हमें समय का ज्ञान करा रहे हैं, तो वो समय सब होगा, वो टाइम कहलाएगा। ठीक है, टाइम और समय एक ही बात है। इसके लिए एग्जाम्पल भी बना देते हैं आपको। अब एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आने भी चाहिए और पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो एग्जाम्पल्स रहेंगे और उनके समय रहेंगे, उनके जो प्लेसेस रहेंगे, वो क्या आ सकते हैं। सबसे पहले आवर ले लीजिए आप। आवर क्या होता है? घंटा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि घंटे में क्लास होगी हमारी, कितने घंटे में हमें कब कितने बजे जाना है। ठीक है, घंटे के बाद आप लिख सकते हैं मिनट्स। ठीक है, उसके बाद मिनट्स के बाद आप और बहुत सारे लिख सकते हैं, सेकेंड, घंटा, मिनट, सेकेंड्स, और लिख सकते हैं आप डे, नाइट, और बहुत सारे प्लेसेस और भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मंथ, ईयर, टुडे, यस्टरडे,
यस्टरडे, टुमारो, एटसेट्रा आदि और भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो इन चीजों से आपने क्या सीखा? इन चीजों से आपने सीखा कि जो चीजें आपके सामने आ रही हैं उनको हमें कैसे कैसे सीखना और कैसे कैसे हमें उनका कार्य करना है। ठीक है बच्चों, तो अब बात ये आती है, सबसे पहले जो प्रेडिकेट होता है ना, उसकी एक मेन पहचान भी मैं आपको लिखवा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब मैं हेडिंग डाल देता हूं एक इंपॉर्टेंट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की पहचान भी बता देता हूं आपको ताकि आप इसको तुरंत पहचान लें कि प्रेडिकेट को हम कैसे पहचानेंगे। पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है मैंने, और पहचान के बारे में भी मैं आपको छोटी सी बातें लिख देता हूं ताकि और भी अच्छे, जहां से कह सकते हैं, जहां से एच बी समझते हैं, हेल्पिंग वर्ब मैंने अभी आपको पढ़ाई है, हेल्पिंग वर्ब, जहां से एच बी शुरू होती है, जहां से एच बी जो रहेगा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, जहां से एच बी शुरू होती है वहां से, जहां से एच बी शुरू होता है वहां से प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट होता है वो प्रेडिकेट होता है, वहां से प्रेडिकेट होता है। लेकिन अगर ये वाली बात समझ में आ गई, सब एच बी होता है और एच बी से लेकर जितना भी पीछे का जो सिरा रहेगा सब प्रेडिकेट है, लेकिन एच बी ना हो तो ऐसा भी तो होगा, एच बी नहीं होगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं। जब एच बी नहीं होगा तो क्या करना है, यदि एच बी ना हो तो, एच बी ना हो तो एम बी होगा। फिर क्या होगा, एच बी ना हो तो एम बी होगा। क्या होगा, एम बी, मतलब मैं लिख देता हूं मेन वर्ब। क्या लिख देता हूं, मेन वर्ब, और बीच में लिख देता हूं ब्रैकेट में एम बी। क्या लिख देता हूं, एम बी, ताकि आपको पता लग जाए कि मेन वर्ब को हम शॉर्ट में एम बी कहते हैं। एम बी, एम बी से, जो एम बी रहेगा, जो मेन वर्ब रहेगा, उससे प्रेडिकेट होता है, उससे प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है। मतलब अगर वाक्य में आपको क्या, अगर वाक्य में आपको एच बी दे रखा है तो एच बी से लेकर बाकी जितना भी एरियाज बचेगा वो सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है, अगर एच बी नहीं है, अगर एम बी है, मतलब मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से लेकर देन लास्ट तक, अदर वर्ड्स तक, वो सारा क्या होगा, तुम्हारा प्रेडिकेट हिस्सा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सीखा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स, और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कराया था पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ये सारे फंक्शंस और जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस हमने कर लिया है भली भांति प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉइंट कंप्लीट हुआ है, अब इसके बाद आना चाहिए टेंस। क्या आना चाहिए, टेंस आना चाहिए। अब टेंस को हम बारी बारी से सीखेंगे, क्योंकि टेंस को सीखेंगे तभी हम स्टोरी बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको सारे वीडियोस को लगातार देखना है, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो वॉच करते समय अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और आपके कमेंट का तत्काल जवाब दिया जाएगा संतुष्टि भरा, ताकि आप संतुष्ट हो जाएं और सेटिस्फाइड हो जाएं, ताकि हाँ जो चीज़ें हैं वाकई में सही हैं या नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपको बहुत सारी चीज़ें चैनल के विषय में पता है ये कि हमारा चैनल आपके लिए तैयार करा रहा है, यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए तैयारी करा रहा है। ठीक है, उसमें हम आपको इंग्लिश का कंटिन्यू वीडियोस दे पा रहे हैं, मैथ्स का कंटिन्यू वीडियो दे पा रहे हैं। क्लास नंबर 10 का हमारे पास बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है मैंने, और आपको ये भी पता होगा पोएट्री मैंने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से कई चैप्टर्स में कंप्लीट करा दिए हैं, सेंट्रल आइडियाज। तो आप उनको वॉच करिए, सेंट्रल आइडियाज को लिख कर उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर्स अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को समझें। जो अगला सीरीज, इसी के अगला जो टॉपिक होगा वो टेंस के ऊपर डिस्कस होगा, और टेंस को टेंस के हिसाब से नहीं, टेंस को बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे। जो बच्चा वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करेगा वो हमेशा सीख जाएगा, और जब ये सीरीज की अंत स्टेज पे हम पहुंचेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल से ये वाली वीडियोस
वॉच कर रहा है, लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो बिना मेरे बताए वो बच्चा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना आसानी से सीख पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना काफी है। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो आप देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, हम देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।